दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं द हेयर टाइम। मुगल आजम पर ये मेरा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं इतने दिलचस्प किस्से लाया हूँ जो आपको शायद ही मालूम हो। 50 के दशक में बनी फिल्म मुगल आजम को बनाने के लिए जिस पागलपन और हिम्मत की जरूरत थी वो के आसिफ में कूट कूट कर भरी हुई थी। हमेशा चुटकी से सिगरेट या सिगार की राख झाड़ने वाले कमरुद्दीन आसिफ अभिनेता नज़ीर के भतीजे थे। शुरू में नज़ीर ने उन्हें फिल्मों में जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन के आसिफ का वहाँ दिल न लगा। नज़ीर ने उनके लिए दर्जी की एक दुकान खुलवा दी। थोड़े दिनों में ही वो दुकान बंद करनी पड़ी, क्योंकि ये देखा गया कि आसिफ का अधिकतर समय पड़ोसन की एक दर्जी की लड़की से रोमांस करने में बीत रहा था। नज़ीर ने तब उन्हें जबरदस्ती फिल्म निर्माण की तरफ दोबारा भेजा कि आसिफ ने अपने जीवन में सिर्फ 2 फिल्मों का निर्देशन किया, 1944 में आई फूल और फिर मुगल आजम। लेकिन इसके बावजूद उनका नाम भारतीय फिल्म इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हाल में आई किताब ये उन दिनों की बात है कि लेखक यासिर अब्बासी बताते हैं, मुगल आजम मैं कम से कम 100 बार देख चुका हूँ, लेकिन आज भी जब वो टीवी पर आती है तो मैं चैनल चेंज नहीं करता हूँ। कमाल का विजन और फैशन था के आसिफ में। सिर्फ 2 फिल्म करने के बावजूद के आसिफ को चोटी के निर्देशकों की कतार में रखा जाता है। यासिर अब्बासी बताते हैं, मुगल आजम का हर पक्ष मजबूत है, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके लेखकों ने अनारकली को जिंदा चुनवाए जाने से पहले का एक दृश्य था, जिसमें अकबर उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछते हैं और वो कहती हैं कि वो एक दिन के लिए भारत की मलकाए आजम बनना चाहती हैं। कि आसिफ ने अपने तीनों लेखकों से पूछा कि इस पर अनारकली को क्या कहना चाहिए। अमानुल्लाह साहब, जो कि जीनत अमान के पिता थे, और एहसान रिजवी ने अपने लिखे डायलॉग सुनाए। इसके बाद कि आसिफ साहब ने वजाहत मिर्जा की तरफ देखा। वजाहत मिर्जा ने अपने मुंह से पान की पीक उगालदान में डालकर कहा, ये सब डायलॉग बकवास हैं, इतने शब्दों की जरूरत क्या है। उन्होंने फिर अपने पानदान से एक पर्चा निकालकर पढ़ा, अनारकली सिर्फ सलाम करेगी और सिर्फ ये कहेगी कि शहंशाह की इन बेहिसाब बख्शिशों के बदले में ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना ये खून माफ करती है। शहंशाह की इन बेहिसाब बख्शिशों के बदले में ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है। मिर्जा का ये कहना था कि के आसिफ ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और वहाँ मौजूद दोनों डायलॉग लेखकों ने अपने कागज फाड़कर फेंक दिए। अब हम बात करेंगे उस गाने की जब मोहे पनगट पे नंदलाल छोड़ गयो गाना फिल्माया जा रहा था, तो पहले के आसिफ और फिर नृत्य निर्देशक लच्छू महाराज नौशाद के पास आकर बोले, नौशाद साहब ये गाना ऐसा बनाए कि बाजिद अली शाह के दरबार के जमाने की ठुमरी और दादरी याद आ जाए। नौशाद ने कहा कि कथक नृत्य में चेहरे और हाथ के भाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसे फिल्म में मधुबाला पर फिल्माया जाएगा, लेकिन क्या वो इसके साथ न्याय कर पाएंगी, क्योंकि वो कथक नृत्य ज्ञान तो है नहीं। लच्छू महाराज ने कहा कि आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उन्होंने शूटिंग के पहले मधुबाला से नृत्य का घंटों अभ्यास कराया। पूरा गाना उन पर फिल्माया गया और किसी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। मुगल आजम फिल्म का सबसे मशहूर गाना था प्यार क्या तो डरना क्या। इसको लिखने और संगीत में ढालने में नौशाद और शकील बदायूं को पूरी रात लग गई। यासिर अब्बासी बताते हैं, जब के आसिफ ने नौशाद को उस गाने की सिचुएशन बताई तो उस जमाने में एक और फिल्म बनाई जा रही थी जिसका नाम था अनारकली, जो इसी तरह की कहानी पर आधारित थी। नौशाद ने उनसे कहा कि दोनों फिल्मों में बहुत समानता है। उनका गाना रिकॉर्ड हो चुका है जिसे मैंने सुना भी है। अगर हम भी उसी तरह का गाना चुनेंगे तो ये रिपीटेशन लगेगा। सिचुएशन को बदल क्यों नहीं देते। कि आसिफ साहब ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, मैंने ये चुनौती स्वीकार कर ली है, अब आपकी बारी है इस पर खरा उतरने की। जब इसे संगीत में ढालने की बारी आई तो सबसे मुश्किल काम था इसे लिखना। शाम को 6 बजे जब सूरज ढल रहा था, नौशाद और शकील बदायूं ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। शकील साहब ने करीब 1 दर्जन मुखड़े लिखे, जिसमें कभी उन्होंने गीत का सहारा लिया तो कभी गजल का, लेकिन बात नहीं बनी। कुछ देर में नौशाद का पूरा कमरा कागज की चिटों से भर गया। उन्होंने पूरी रात
न कुछ खाया और ना ही पिया। काफी देर बाद नौशाद को एक पूर्वी गीत का मुखड़ा याद आया जो उन्होंने अपने बचपन में सुना था। प्रेम किया का चोरी करी, मैंने शकील साहब को ये सुनाया, उन्हें ये पसंद आ गया। मैंने हारमोनियम पर इसकी धुन बनाई और शकील साहब ने उसी वक्त इस गाने को लिखना शुरू कर दिया। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। जब हम सुबह ये गाना कंपोज कर बाहर निकले तो हमारे सिर पर सूरज चमक रहा था। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पुराने गानों की लोकप्रियता का राज क्या है। मेरा जवाब होता है कि उनको बनाने में पूरी पूरी रात बीत जाती थी, जब जाकर एक गाना अंतिम रूप में मिलता था। मुगले आजम बनने के आखिरी पड़ाव पर चल रही थी, तब मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच बातचीत होना बंद हो गई थी, क्योंकि मधुबाला ने अपने परिवार के दबाव के चलते दिलीप कुमार को शादी करने से मना कर दिया था। फिल्म में दुर्जन सिंह का रोल करने वाले अजीत ने एक बार लिखा था, एक सीन में दिलीप कुमार को मधुबाला को थप्पड़ मारना था। जब कैमरा रोल हुआ तो दिलीप कुमार ने मधुबाला को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वहां मौजूद सारे लोग सन्न रह गए। शॉट तो ओके हो गया, लेकिन लोगों की समझ में ये नहीं आया कि अब आगे क्या होगा। लोग अनुमान लगाने लगे कि आखिर क्या मधुबाला सेट से वॉकआउट कर जाएगी, क्या शूटिंग के दौरान शूटिंग रोकनी पड़ेगी। इससे पहले कि मधुबाला कुछ कहती कि आसिफ उन्हें कोने में ले जाकर बोले, मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये साफ है कि वो अभी भी तुमसे प्यार करता है। एक आशिक के अलावा कोई और अपनी मासूका से ऐसा कैसे कर सकता है। कि आसिफ की मुश्किल ये होती थी कि मधुबाला के पिता अताउल्लाह खां अक्सर फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद रहते थे, लेकिन उन्होंने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए एक नई तरकीब ढूंढ निकाली थी। मशहूर फिल्म इतिहासकार बनी रिवेन अपनी किताब में लिखते हैं, जिस दिन दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच करीबी प्रेम दृश्य फिल्माए जाने होते थे कि आसिफ ने मधुबाला के पिता अताउल्लाह खां को सेट से दूर रखने के लिए एक तरकीब निकाली थी। और वो तरकीब ये थी कि आसिफ को पता था कि अताउल्लाह खां रमी खेलने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने अपने पब्लिस्ट तारकनाथ गांधी को कुछ हजार रुपए देकर कहा, आज से तुम्हारा काम अगले कुछ दिनों तक खां साहब के साथ रमी खेलना होगा और तुम जानबूझकर हर बाजी हारोगे। और वो अगले दिन से काम पे लग जाते हैं। मुगले आजम अपने जमाने की सबसे महंगी और सफल फिल्म थी, लेकिन इसके निर्देशक के आसिफ ताउम्र एक किराए के घर में रहे और टैक्सी पर चले। यासिर अब्बासी बताते हैं, जब शाहपूर जी बहुत तंग आ गए थे तो उनसे एक बार नौशाद ने पूछा कि अगर आपको के आसिफ से इतनी शिकायत है तो आपने उनके साथ ये फिल्म बनाने का फैसला क्यों किया। शाहपूर जी ने एक ठंडी सांस लेकर कहा कि नौशाद साहब, एक बात बताऊं, ये आदमी ईमानदार है। इसने इस फिल्म में 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन उसमें अपनी जेब में एक भी फूटी कौड़ी नहीं डाली है। बाकी सभी कलाकारों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कई बार बदलवाया क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन इस शख्स ने पुराने कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया और कोई धोखाधड़ी नहीं की, कोई पैसे का गबन नहीं किया। ये आदमी आज भी चटाई पर सोता है, टैक्सी पर 6 आना हर मील का किराया देकर सफर करता है और सिगरेट भी दूसरे से मांगकर पीता है। ये आदमी 20 घंटे खड़े होकर लगातार काम करता है और हम लोग हैरान रह जाते हैं। अब बात करेंगे लता दीदी की। लता कहती हैं, दिलीप साहब का चेहरा मोहरा और व्यक्तिगत बिल्कुल आधुनिक था। वो ऐतिहासिक किरदार से बिल्कुल अलग था, लेकिन उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया। लता के मुताबिक दिलीप साहब गोरे हैं, लेकिन उनको मेकअप करके थोड़ा काला चेहरा किया गया क्योंकि सलीम थोड़े काले थे। सिर्फ दिलीप कुमार ही नहीं, लता दीदी ने पृथ्वीराज कपूर, दुर्गा खोड़े और मधुबाला के अभिनय की भी जमकर तारीफ की। पृथ्वीराज कपूर के बारे में लता मंगेशकर कहती हैं, वो अकबर के किरदार में खूब जचे। उनका व्यक्तिगत डील डॉल बिल्कुल उस किरदार के हिसाब से फिट बैठा था। इस फिल्म के मशहूर गाने में प्यार किया तो डरना क्या के बारे में लता मंगेशकर ने कहा, गाना बना तो अच्छा ही था कि आसिफ साहब ने इसका फिल्मांकन भी बहुत अच्छा किया था। सितारा देवी ने गाने को कोरियोग्राफर किया और मधुबाला ने बहुत सुंदर नृत्य किया। लता मंगेशकर ने बताया कि इस गाने का आखिरी हिस्सा, जिसमें मधुबाला शीशे के कई टुकड़ों पर नाचते हुए नजर आती हैं, उन्होंने महबूब स्टूडियो में खड़े होकर गाया था, जहां इस गाने के बीच बहुत महंगा सेट लगाया गया था। फिल्म का संगीत नौशाद ने दिया था।
जो लता मंगेशकर को अपनी बहन मानते थे। लता ने बताया कि फिल्म के एक एक गाने के लिए नौशाद साहब के घर पर कई कई घंटों की रिहर्सल होती थी। पहले बिना संगीत के वो गाना गवाते थे, फिर संगीत के साथ रिहर्सल होती थी। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।